प्रवक्ता and wing commander. जय हिंद और आप सभी को राम राम। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया के जो इंचार्ज हैं उनकी और केवल जी की और हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं साथ में, इन सबकी आभारी हूँ कि आप जैसे अच्छे लोगों से आज की इस सर्दियों की सुबह में मिलने का मौका दिया। मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है। मैंने 24 इयर्स भारतीय वायुसेना में एज अ लॉजिस्टिक्स ऑफिसर सेवाएं दी हैं और अब मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। और चूंकि ये विषय मेरे दिल के बहुत करीब का है, इसलिए भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी बात उस शिद्दत से समझेंगे जिस शिद्दत से कांग्रेस युवाओं के साथ अन्याय की इस बात को उठा रही है। सभी जानते हैं कि जून 2022 में भारत सरकार ने अग्निपथ योजना लाई। उस समय 1.5 लाख युवा जो 2019 से 2022 के बीच में सेनाओं की भर्ती की परीक्षा देकर क्वालिफाई कर चुके थे। इसमें से 7,000 भारतीय वायुसेना की भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, और 2500 नर्सिंग असिस्टेंट्स भी थे। और इन सबके सपनों को चकनाचूर करते हुए भारत सरकार एक अग्निपथ नाम की योजना लेकर आई, जिसमें 4 साल के सेवा काल और उसके बाद लिए गए चुने गए अग्निवीरों में से 75% को बाहर निकाल देने की बात थी। ये कहा गया था कि उन्हें जाते समय 12 लाख के करीब सरकार देगी, जिसमें से 6 लाख तो वो होंगे जो इन अग्निवीरों ने खुद अपनी तनख्वाह से अपने ही खाते में दिए होंगे। जब ये भर्ती आई तो हम में से अधिकांश पूर्व सैनिकों को ये साफ दिखा कि ये सेनाओं के अंदर से आई हुई स्कीम नहीं हो सकती, ये एक राजनैतिक विचार है, जिसकी पुष्टि जनरल MM नरवणे ने, जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष थे, ये उस समय सेना अध्यक्ष थे जब अग्निपथ स्कीम लाई गई थी, अपनी किताब के बारे में बताते हुए ये कहा कि अग्निपथ स्कीम सेनाओं ने तो फिर भी इसकी बात सुनी थी, लेकिन वायुसेना और नौसेना के लिए ये एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था, यानी कि बिल्कुल अप्रत्याशित, और उनके ऊपर ये थोपी गई थी। सरकार ने उस किताब के ऊपर तो बैन ही लगा दिया है। लेकिन 31 जनवरी को राहुल गांधी जी ने बिहार में जय जवान अभियान शुरू किया। ये एक देशव्यापी अभियान है जो इन 1.5 लाख उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अग्निपथ स्कीम में, जो पुरानी भर्ती स्कीम में क्वालिफाई करके अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे। मैं समझती हूँ कि हम सभी जानते हैं, अगर इस तरह की कोई बात हो कि हमें बिल्कुल ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आने वाला हो और उस समय कोई छीन ले, सामने की भरी हुई थाली कोई छीन ले, तो राहुल जी और उन्होंने जो स्कीम जय जवान अभियान जो उन्होंने लॉन्च किया है, इसकी कुछ मुख्य बातें हैं जिनके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि हम एक संपर्क अभियान करेंगे जो 30 लाख पूर्व सैनिक परिवारों तक भी होगा और उन परिवारों तक होगा जो इस अग्निपथ स्कीम में जो युवा जा रहे, जो इस पुरानी भर्ती से जो युवा अफेक्टेड है, उनको नुकसान हुआ है। वहां तक हम अपना संपर्क अभियान जो कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक करेंगे। उसके बाद अगले इसके चरण में सत्याग्रह जो 5 से 10 मार्च तक होगा हर जिले में, और जहां जहां शहीद स्मारक या शहीद चौक या गांधी चौक होंगे वहां पे ये सत्याग्रह होगा। और तीसरे चरण में हम न्याय यात्रा करेंगे। हर जिले में लगभग 50 किलोमीटर की ये न्याय यात्रा होगी युवा न्याय के लिए जय जवान अभियान के तहत। आप में से काफी लोग, चूंकि पत्रकार हैं, तो जानते हैं कि
अग्निवीरों में और एक सामान्य भर्ती के सैनिक में क्या फर्क होते हैं। फिर भी रिकॉर्ड के लिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो हमारे सामान्य सैनिक होते हैं स्थायी भर्ती के, उनकी तनख्वाह 45,000 होती है, उनको डीए मिलता है, उनको मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी जिसे हम कहते हैं वो मिलती है और महंगाई भत्ता मिलता है। जबकि अग्निवीरों की एक फिक्स्ड सैलरी 21,000 होती है। इनको बाकी देय नहीं मिलते। इनको सेना छोड़ने के बाद पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिलता, कैंटीन फैसिलिटीज नहीं मिलती, चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती और बाकी जो रिक्तियों में, जैसे जब हमारे पूर्व सैनिक होते हैं तो हॉस्टल्स होते हैं जिनमें पूर्व सैनिकों के लिए एक परसेंटेज तय किया जाता है कि उनके बच्चों को दिया जाएगा, वो भी इन्हें नहीं मिलता। और वैसे भी 75% लोग जो बाहर चले जाते हैं बेरोजगार होकर, वो उसी 12वीं कक्षा जहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी, उसके बाद एक ऐसी जगह आकर खड़े हो जाते हैं जहां से उनको कोई राह नहीं दिखती। फिर उनको दोबारा अपनी क्वालिफिकेशन करनी होती है। और चूंकि भारत में इस समय अभूतपूर्व बेरोजगारी है, 45 सालों में सबसे ज्यादा, एनसीआरबी का डेटा है कि हर 1 घंटे में 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य ये है कि अपने ही युवाओं के लिए आवाज न उठा पाने वाली रीढ़ की हड्डी विहीन जनता हो जाए और अपमान, उदासी और निराशा में जूझता हुआ युवा हो जाए। ये कहा जाता था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, पर यही बात आज हमारे युवाओं के अंदर से उनकी शक्ति निचोड़ रही है, क्योंकि जो युवा है, जो जवानी है, उसको ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जहां उनके लिए कोई भी रास्ता आत्मसम्मान के जीवन का नहीं बचता। तो हमारी जो मांगे हैं सरकार से युवाओं के पक्ष में वो ये हैं कि तुरंत प्रभाव से अग्निपथ स्कीम को खत्म किया जाए और जो 1.5 लाख युवा क्वालिफाइड थे उन्हें उनका हक दिया जाए, यानी कि उनको भर्ती दी जाए। जिन लोगों को अग्निवीर योजना के तहत लिया गया है उन युवाओं को स्थायी भर्ती दी जाए और अग्निपथ को पूरी तरह से स्क्रैप किया जाए। ये हमारी मांग है उन युवाओं के पक्ष में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, संपर्क, सत्याग्रह और न्याय यात्रा। तो आपके पास अगर इससे जुड़े हुए कोई सवाल हैं, मैं उसका आपको जरूर जवाब देना चाहूंगी। कल दीपेंद्र हुड्डा जी ने लोकसभा में अपने वक्तव्य के दौरान ये बताया कि हरियाणा में जहां साल में 5,500 युवा हर साल सेनाओं में स्थायी भर्ती में जाते थे, अब केवल 900 जा रहे हैं। इसी तरह से देश में 34 लाख युवा पहले अप्लाई करते थे सेनाओं में भर्ती के लिए, अब 10 लाख कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सेनाओं को कमजोर बनाने की ये एक सुनियोजित साजिश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक तो हम संपर्क अभियान करेंगे और उस संपर्क अभियान में हम अफेक्टेड लोगों के और पूर्व सैनिकों के घर जाएंगे, वहां उनसे हम न्याय पत्र भरवाएंगे, उनके पेरेंट्स भरेंगे और उसके बाद उनके यहाँ एक न्याय पत्र का स्टिकर उनके घर पे वो दरवाजे पर लगाएंगे। और आप सभी से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि हमारा एक टोल फ्री नंबर है 9999812024 ये, और www.jaijawan.in
ये हमारी वेबसाइट है, तो इसका आप ज़रूर लोगों तक फैलाएं कि जिससे लोग बाग इस मुहिम से जुड़ सकें, और जितने लोग जुड़ेंगे तब जन आंदोलन बढ़ेगा और इन युवाओं को उनका न्याय मिल सकेगा। वही चीज़ है कि जैसे 34 लाख लोग पहले अप्लाई करते थे, अगर अब 10 लाख ही अप्लाई कर रहे हैं, और आपने भी सुना होगा, पेपर्स में छपा है कि अग्निपथ से जो लोग एंट्री कर रहे हैं वो बेहतर जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलते ही से छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये कहना कि हम उतने ही लोगों को एंट्री कर रहे हैं, ये गलत बात है। पहले ही जो 2019 से 2022 के बीच में भर्तियां जो रोक दी गई थी और कोविड का नाम लिया गया था, सेना में वैसे ही 2 लाख सैनिकों की कमी हो गई। एक बात याद रखिएगा, चाहे कितना भी कंप्यूटराइज्ड हो जाए हमारा पूरा माहौल, लेकिन सेनाएं मैन पावर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको मिसाइल लगाना है तो आपको मिसाइल लगाने के लिए आदमी चाहिए। अभी रोबोट उठा के मिसाइल नहीं ले जाने लगे हैं, और आपको अगर नीचे एयरपॉड लगाना है उसके लिए भी आदमी चाहिए, तो वहां आप कमी नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो कि हमारी एयरफोर्स है और नेवी, जो कि ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं एयरफोर्स के बारे में और कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ और नेवी के बारे में भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नेवी में थे। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में ये अग्निवीर किसी काम के नहीं है, क्योंकि जब तक वो कुछ सीख पाते हैं तब तक उनके बाहर जाने का समय आ जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़ नेता इस तरह की बातें केवल पेपर में छपने के लिए कहते हैं, उनको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, वहाँ से हमारी गोरखा रेजिमेंट के सिपाही आते थे। मेरी एयरफोर्स में मेरे अपने साथ 3 जवान मेरे अंडर में थे, वो भी नेपाल से आते थे। और नेपाल ने बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई है, क्योंकि नेपाल के लोगों को भी लगता था जब वो हमारी सेनाओं के साथ आते थे तो हमारे से उनको जुड़ाव लगता था। अब किस चीज़ का जुड़ाव है? तो वो अग्निपथ का एक आउटकम ये भी है कि नेपाल जैसा एक हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश, वो हमसे आज विमुख हो गया है। बाकी चीज़ों के बारे में तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो भारत सरकार की एक तो कोई विदेश नीति बची नहीं है, और अगर विदेश नीति है तो वो केवल मोदी जी के लिए उस देश का सम्मान मांगने की भीख से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो बातचीत हम अपने पड़ोसियों से रखते थे और जिस तरह के हमारे संबंध थे, वो देखिए आज नहीं है। ये आप सबके लिए कोई नई बात नहीं है। रक्षा बजट कम करना ही एक मेन चुनौती है। ये तभी चाहते थे जब जनरल विपिन रावत थे। जनरल रावत ये कर नहीं सके। उन्होंने ये ज़रूर करने की कोशिश की थी। आप सभी चूँकि काफ़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि जनरल रावत ने एक स्कीम ज़रूर लेकर आए थे कि और भी किसी को, जैसे जो 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं अधिकारी और जवान, उन लोगों को वो ना देकर उनको 35 साल सर्विस के लिए बाध्य किया जाए। ऐसी वो एक स्कीम लेकर आए थे। उसका उन्होंने केवल एक ब्लूप्रिंट, ऐसे ही एक जैसे सबका ओपिनियन लेने के लिए डालते हैं, वो डाला गया था, लेकिन सेना के लोगों ने ही उसको इंटरनली रिजेक्ट कर दिया था, तो वो आगे नहीं आया। एक्चुअली ये बजट ही कम करना चाहते हैं, वही मेन इसका उद्देश्य है। लेकिन सामने कहना चाहते हैं कि हम और भी युवा सेना ला रहे हैं, हम सेना को युवा बना रहे हैं। तो मेरा एक सवाल है कि भाई मैरी कॉम, वो अगर 33-34 साल में 40 साल तक अगर वो लड़ सकती हैं, वो ओलंपिक्स खेल सकती हैं, तो हमारे देश का जवान, उसको 25 साल में रिटायर करके आप कैसे युवा सेना बना रहे हो? वो भी तो आगे काम कर सकते। और सच में अगर आपको युवा सेना बनानी है तो बनाइए ना, 50 साल में कमांडिंग ऑफिसर बनाइए ना, कौन रोकता है? बनाइए ना लेफ्टिनेंट जनरल, कौन रोकता है? आज से 5 से 7 साल में जो मैं देख पाती हूँ, हमारी सेना अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाएगी और टेक्नोलॉजिकली हम वीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी को
एक ट्रेनिंग दी और उसको बाहर निकाल दिया। आप अपने यहाँ से स्किल्स को बाहर जाने दे रहे हैं आराम से, और वो 25% जो बच रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो मैं तो पर्सनली देखती हूँ कि 5-6 साल के अंदर हमको इसके विभत्स परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। ये स्कीम अंदर से सेना के ढांचे को कमजोर कर रही है। और एक बात जो मैं इससे थोड़ा अलग बोल रही हूँ, क्योंकि ये हमारे इंटरनल बातों का एक आपके सामने एसेंस है कि सेनाओं में हम अक्सर प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने से ही तो, क्योंकि हम इम्प्रोवाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं। बहुत पहले से एक किताब थी, इजराइल की एक किताब थी, स्टार्टअप नेशन। तो इस किताब में ये था कि जो इजराइल की 70 लाख की पॉपुलेशन में हर व्यक्ति को 2 साल या 4 साल के लिए सेना में रखा जाता है और उनको बाद में सरकार अपनी ही कंपनियों के साथ जोड़ के उनका स्टार्टअप करवाती है। तो इस तरह से वो न्यूयॉर्क एक्सचेंज में लिस्टेड हो गए थे। क्या हमारी सरकार इतनी योग्य है? हमारी सरकार तो युवाओं को सामने रख के धक्का दे रही है, उनको कोई सहारा तो दे नहीं रही है। तो जो एक 70 लाख की आबादी का मॉडल अगर आप 140 करोड़ के देश पर लाएंगे तो क्या वो चल सकेगा? क्या आपने कोई पायलट प्रोजेक्ट किया था? क्या आपने किसी एक सेना के एक हिस्से में इसको ट्रायल किया था? आपने कुछ नहीं किया था। सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए और सेनाओं को अंदर से कमजोर बनाने के लिए स्कीम लाई है। सरकार का ये दावा है कि हम इंडिजिनस वेपन प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक तरफ की अगली योजना है, तो आपको क्या लगता है ये कंट्राडिक्टरी है, इसके साथ कोई तालमेल? देखिए, एक बात तो सबको आंखें खोल के समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस की सरकारों ने लगभग 3-3.5 हजार जहाज खरीद के हमें विश्व की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया था। नरेंद्र मोदी जी ने गिनती के 36 राफेल खरीदे, जिसकी टेंडरिंग 2007 में हम लोगों ने की थी। तो 36 जहाज खरीद के और मीडिया के जरिए ये झूठ कहना कि हमने सेनाओं को मजबूत बनाया है, उसी तरह का एक जुमला जो आप पूछ रहे हैं वो भी है। कोई इंडिजिनस आपका सामान ले कौन रहा है? कोई अर्मीनिया, अजरबैजान में एक आध कंट्री ने एक आध बार कुछ रॉकेट ले लिए और आपने उसका ढोल पीटना शुरू कर दिया। वो सच्चाई से कितनी दूर है? इस सरकार ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में जितनी चीजें महंगी खरीदी हैं, राफेल सहित, राफेल इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में नहीं खरीदा गया लेकिन महंगा खरीदा गया है 5 गुना। तो इस तरह की जो भी प्रक्रिया ये सरकार कर रही है, प्रोसीजर्स का सत्यानाश करके, ट्रांसपेरेंसी को ताक पर चढ़ाकर और देश की सेनाओं को गिनी पिग समझ के इस तरह के प्रयोग सेनाओं के साथ बहुत घातक होंगे। कोई और सवाल? शुक्रिया। मैं समझती हूँ आप लोगों को उबासियां लेने पे तो मजबूर नहीं किया हमने। बहुत धन्यवाद आप सभी। आप सभी आप उसका फैक्ट चेक ढूंढ लीजिए, आपको कम से कम 100 फैक्ट चेक मिलेंगे। पीयूष बबेले जी ने जो बोला है उसे सुन लीजिए, वो भी मैंने ट्विटर पर रीट्वीट किया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बातें करते हैं, क्या ही बोले, हम ही शर्मिंदा हैं। ये अपनी 1 फरवरी से, मतलब 31 जनवरी को लॉन्च हुआ है। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक हमारे जो NHUI और हमारे IYC है, ये लोगों तक आउटरीच कर रहे हैं और फिर उनके पास जाके वो न्याय पत्र भराएंगे, जिससे कि ये जन आंदोलन का शक्ल ले सके। नहीं तो क्या है कि वो बच्चे पिछले 2 साल से, कोई महाराष्ट्र से पैदल चल के दिल्ली तक आया, बीच में वो एडमिट हुए, तो उनका ये आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था लोगों का। जय जवान शुरू है ना 31 से और 20 मार्च तक ये है, 31 जनवरी से 20 मार्च तक। और आप लोगों से मैं एक अनुरोध करूंगी, इन युवाओं के लिए कम से कम आप भी 9999812024 पर एक मिस कॉल तो दीजिए।